क्या शेरनी 2021 की इंडिया की ऑस्कर एंट्री हो सकती है जैसे न्यूटन थी 2017 में? हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। कर्क और मिथुन राशि वाली महिलाएं कृपया करके अगले 4 माह तक कोई भी क्रिंज रील इंस्टाग्राम पे ना डालें, क्योंकि अगर शुक्ल पक्ष की रात्रि को कोई भी मर्द जो आपकी तरफ आकर्षित है, अगर वो ये रील देख लेगा तो उसकी संभोग करने की ताकत हो सकती है खत्म। और ये है ऑनेस्टली से। भैया तुम सब कुछ छोड़ो, लास्ट वीक मैं ये सोच रहा था कि भाई लोगन पॉल वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, लोग पैसे फेंक रहे हैं, मैंने सब कुछ हो रहे हैं। मैंने सोचा यार जब ये यूएस वगैरह में इतनी बड़ी बड़ी फाइट हो सकती है बॉक्सिंग की, तो इंडिया में इससे भी बड़ी हो सकती है। सोचा वो किसकी? मिक्का सिंह वर्सेस केआरके। आई मीन जस्ट इमेजिन, इस सदी के 2 सबसे जाहिल नोबल लॉरेट्स गो अगेंस्ट ईच अदर इन अ मैच। इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। वहां पर लोगन और फ्लॉयड ने लड़े थे 8 राउंड, यहां पे इन दोनों को हम देंगे 4 राउंड। पहले 2 राउंड गाली गलोच, दूसरे 2 राउंड घूसम पट्टी के। जो गाली देनी है 2 बेंचो पहले 2 राउंड में, दूसरे राउंड में चप्पल दे दो इन्हें। यू कैन बीट बाय चप्पल, ग्रैब एम बाय द टट्टे, शर्ट उतारो, पजामा खींचो, कच्ची का नाड़ा खोल दो, बाल खींचो, जो मर्जी करना, थूको एक दूसरे के मुंह पे, जो करना है वो करो। और साथ साथ 86 रुपए का पेपर व्यू लगा दो, प्लस एक अर्ली बर्ड ऑफर पहली 100 टिकटें बुक कराने वालों को। जब तुम्हारा मन करे, अगर तुम बोर हो रहे हो, चप्पल उतारो, 2 चप्पलें मारने का मौका, किसी को मर्जी तुम फेंक के मार दो चप्पल रिंग के अंदर। और मैं बता रहा हूं, इसको मार्केट करो मिक्का टायसन वर्सेस कमाल राशिद मेवेदर खान। मैं बता रहा हूं ये इस सदी का सबसे बड़ा मैच बनेगा। नहीं करोगे तुम, 1 घंटे के अंदर सोल्ड आउट, वेबसाइट डाउन, टट्टे शॉट। तो गाइस 2020 में शकुंतला देवी की मीडियोकर रिसेप्शन के बाद विद्या बालन इज बैक अगेन ऑन Amazon प्राइम। और इस बार उनकी पिक्चर एक ऐसे टॉपिक से डील करती है जो सैडली और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड है हमारी कंट्री में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टाइगर प्रोटेक्शन, हंटिंग, इलीगल प्रैक्टिसेस, जो भी मॉल प्रैक्टिसेस होती हैं अराउंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारी कंट्री में, उसके बारे में इनफ बातें नहीं करी जाती। और ये पिक्चर उन सारी चीजों से बहुत अच्छा डील करती है। और इस पिक्चर का नाम है शेरनी। आपके जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है, इसका कोई हल है आपके पास? So guys, right off the bat, this movie stands out on 2 fronts. पहला है the topic. शेरनी deals with the topic of wildlife conservation, जो देखा नहीं गया पहले बॉलीवुड में इतने लार्ज स्केल पे किसी भी मूवी के अंदर। इसके पीछे एक ये हो सकता है रीजन कि भाई बहुत सारे प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स सोचते हैं कि ये टॉपिक कमर्शियली वायबल नहीं है, ऐसी पिक्चरें ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगी बॉक्स ऑफिस पे या फिर ओटीटी पे, ज्यादा लोग इसको देखेंगे नहीं। बट नॉनदलेस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत मैसिवली इग्नोर्ड टॉपिक है ये। एंड शेरनी डील्स एग्जैक्टली विद दिस। ये दोनों कैमरा ट्रैप्स हैं। जैसे कोई जानवर इनको क्रॉस करता है, इन दोनों में दिखाई देने लगता है। शेरनी एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट फिल्म है जो आपको बताएगी कि भैया फॉरेस्ट ऑफिसर्स को फील्ड में कैसे कैसे डील करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी और लोकल कैंसरस पॉलिटिक्स से, और इसके बीच में कैसे पिसते हैं गरीब गांव वाले, मारे जाते हैं वो बेचारे, और बेचारे मासूम जानवर जिनके लैंड को बेसिकली एनक्रोच करा जा रहा है फॉर पर्सनल गेन्स। लोग अपने जानवरों को चराने कहां ले जाएंगे सर? इस टॉपिक को कुछ और फैक्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और उनमें से सबसे एस्टाउंडिंग फैक्ट यह है कि 25% ऑफ टाइगर हैबिटेट पूरी दुनिया का इंडिया होल्ड करती है, बट इस 25% में रहते हैं 70% ऑफ वाइल्ड टाइगर्स इन द वर्ल्ड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बेस्ड है डेटा पे वो ये है कि भैया 40 से 50 लोग हर साल मारे जाते हैं टाइगर अटैक्स में इंडिया में। बट अगर आप इस डेटा को कंपेयर करोगे एलिफेंट अटैक से, तो 300 से 350 लोग एनुअली मारे जाते हैं एलिफेंट अटैक्स में। तो यह चीज दिखाती है कि भैया जब एलिफेंट अटैक होता है तो लोग उसको एक एक्सीडेंट कंसीडर कर लेते हैं एंड लेट इट गो, बट व्हेन अ टाइगर और अ लायन अटैक्स, वो बवाल मच जाता है। वहां पे एक परसिस्टेंट फियर डेवलप हो जाता है कम्युनिटीज में जो उस जंगल्स के आसपास एस्टैब्लिश्ड हैं, और ये बेसिकली बन जाता है एक मैन हंट कि भैया इसको मारो नहीं तो ये हम सबको खा जाएगी। आपके जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है, इसका कोई हल है आपके पास? एक और चीज देखे जाने वाली है और वो ये है कि हर टाइगर एक मैन ईटिंग या मैन हंटिंग प्रेडेटर नहीं होता। डेटा ये सजेस्ट करता है कि कुछ हजारों में से कुछ 10 या 15 चुनिंदा टाइगर्स ऐसे होते हैं जो परसिस्टेंट ह्यूमन ईटर्स होते हैं। कोई जानवर आदमखोर नहीं होता सर। विद्या बालन रोल प्ले करती हैं एक डीएफओ को, यानी डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर, और उनकी एक नई पोस्टिंग हुई होती है एक गांव में जिसके पास वाले जंगल में मल्टीपल रीजंस की वजह से एक टाइग्रेस मैन ईटिंग बन जाती है।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टाइगर किलिंग्स, क्या मेंटालिटी होती है उन गांव वालों की जो फर्स्ट हैंड डील करते हैं सारे टाइगर किलिंग से, और उन पॉलिटिशियंस की मेंटालिटी जो समझी गई है इस पिक्चर के अंदर, जो दिखाई गई है, वो बहुत जरूरी है उसके बारे में बात करना। हमारी समस्या को हल करा दे, 10 की रहे, हम 15 गांव की वोट दिलवाएंगे। स्टोरी लाइन में डायरेक्टर साहब ने मीडिया को भी बहुत तगड़े तरीके से लपेटे में लिया है और दिखाया है कि भैया कैसे मीडिया टाइगर किलिंग्स को इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देता है विदाउट बैक स्टोरी समझे कि हुआ क्या, वो टाइग्रेस किस डिस्ट्रेस में थी, क्या उनके कब्ज अंडर अटैक थे या लोगों से उसको थ्रेट महसूस हुआ, बिना कुछ पूरी रिपोर्टिंग करे आधी अधूरी चीजें। जैसे हम देखते हैं यार, कहीं भी अटैक हो जाता है तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर उसको लठ मार मार के मार देता है कॉर्नर करके। फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाते। तो मीडिया पे भी बहुत अच्छा तर्क कसा है उन्होंने। तो ये देखने वाली चीज है कि मीडिया कैसे एकदम ड्राइव कर देता है लोगों के सोच विचार, स्पेशली टियर 3 सिटीज में जहां पे ये अटैक्स ज्यादातर देखे गए। T12 के बच्चे अब अनाथ हो गए हैं और ये बच्चे जंगल में भूखे घूम रहे हैं। एक चीज जो डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह स्टोरी में एम्बेड करी है और देखने में भी आपको मजा आएगा, वो है कि विद्या बालन का कैरेक्टर पेट्रियार्की को इस पूरे के पूरे सेटअप में कैसे चैलेंज करता है। और ये ऐसा नहीं है कि भैया सूडो वोकिज्म दिखा रखा है या सूडो फेमिनिज्म दिखा रखा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि भैया मैं औरत हूं तो मैं ये कर दूंगी, तुम मर्द हो वो कर दोगे, ऐसा नहीं है। विद्या बालन चैलेंजेस पेट्रियार्की इन द मोस्ट प्रोफेशनल वे पॉसिबल। और वो जितने भी लोग जो उनको कहते हैं कि भैया तुम्हारी यहां पोस्टिंग गलत हो गई है, मेल लीडर्स होते हैं वो, उनको एक्चुअली बहुत सही तरीके से शटअप कराती हैं और अपने काम से कराती हैं। बेसिकली वो दिखाती हैं कि मैं इस सिचुएशन को कितने बढ़िया तरीके से डील कर सकती हूं और तुम्हारी पेट्रियार्की यहां पे नहीं चलेगी। जब यहां मुसीबत आन पड़ी है तो एक लेडी अफसर को यहां भेज दिया है। दूसरी जगह जहां ये मूवी स्टैंड आउट करती है वो है इसका कास्ट और उस कास्ट की बहुत ही उम्दा एक्टिंग। शरद सक्सेना जी प्ले करते हैं द वेरी इंटरेस्टिंग रोल ऑफ अ देसी शिकारी। मैं सब हैंडल कर लूंगा। अब देसी शिकारी हमारे देश में जनरेशन से चले आ रहे हैं। इनफैक्ट अंग्रेज थे जब ये इन्होंने सारे के सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप नहीं करे थे, तब ऐसे टाइगर से, मैन ईटिंग टाइगर से डील करने के लिए इन लोगों को रिक्रूट करा जाता था। काफी फैक्ट्स पता लगेंगे आपको कि कैसे वाइल्ड लाइफ में भैया चीजें फंक्शन कैसे करती हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है। ये प्लान कुछ नहीं है, गॉड्स गिफ्ट है, सब कुछ इधर है। विजय राज जी प्ले करते हैं द रोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी जूलॉजिस्ट, जो लोकल यूनिवर्सिटी में जूलॉजी पढ़ाते होते हैं और साथ ही साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। और उनका रोल देख के भी आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। अब सर नाम में क्या रखा है, असली मजा वो काम में है। नीरज काबी जो एक काफी मंजे हुए कलाकार हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे और वो रोल प्ले करते हैं विद्या बालन के वन ऑफ द सीनियर, जो उनको डायरेक्ट करते हैं फील्ड में कैसे मनूवर करना है। दो उनका स्क्रीन टाइम कम है पर उनका रोल काफी इफेक्टिव और अच्छा है। सर आप निश्चिंत रहिए, यहाँ का चार्ज अब मैंने ले लिया है, मैं संभाल लूंगा सर। विजेंद्र काला जी रोल प्ले करते हैं ऑफ एन एसएफओ यानी सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर। बेसिकली वो विद्या बालन के डायरेक्ट सुपरवाइजर या सीनियर होते हैं और विद्या बालन उनको पिक्चर में रिपोर्ट करती हैं। और उनका रोल ऐसा है कि भैया जो बेसिकली देखा जाता है, जो बहुत ही लथार्जी से भरे हुए ये बाबू लोग होते हैं जिनको बस पोस्टिंग मिल गई है, वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना खाना तोड़ रहे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं दिन रात, उनको कोई लेना देना नहीं है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। जिस तरफ हवा चली पॉलिटिक्स की उस तरफ होली है, जहां चाहे वाले जाए, कोई हमारा ठेका थोड़ी है। हमको बेसिक चिंता करनी चाहिए टाइगर की। स्पेशली एंड विदाउट अ डाउट विद्या बालन ने बहुत ही कन्विंसिंगली और अनप्रिटेंशियसली एक डीएफओ को कैरेक्टर प्ले किया है, जो आपको देखने में ही ना सीरियसनेस दिखेगी उनके कैरेक्टर में और दिखेगा कि वो कितनी मंझ के इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है। पिक्चर के डायरेक्टर हैं अमित मासूरकर, जिन्होंने इन द पास्ट न्यूटन और सुलेमानी कीड़े जैसे हाईली एक्लेम्ड मूवीज भी बनाई हैं और इनका डायरेक्शन स्टाइल भी काफी हटके है। मतलब डायरेक्शन ऐसी होती है इनकी कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लीनियर लाइन में चलती है स्टोरी और ज्यादातर कोई डिस्ट्रैक्शन या फ्लफ नहीं होता। तो इन नटशेल ये पिक्चर अच्छी है, बहुत वेल डायरेक्टेड है, वेल थॉट आउट है, वेल एक्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि इस पिक्चर के अंदर बहुत हाइपर एंटरटेनमेंट होगी या मसाला होगा, ऐसा नहीं है। एंटरटेनिंग है मूवी, बट ऑन अ वेरी इंटेलेक्चुअल लेवल एंटरटेनिंग है ये। बट बहुत ही अच्छी लिखी हुई एक लीनियर स्टोरी लाइन है जो देखना एक बार तो डिजर्व करती है। पिक्चर में वीएफएक्स ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा ओवर द बोर्ड जाके नहीं करा गया है। इसके दो रीजन है। बेसिकली ये कि भैया जो मैसेजिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्चर की। दूसरा ये कि एनिमल अब्यूज में काउंट होता है अगर आप एक्चुअली एनिमल्स को यूज करो आजकल। और बेसिकली जरूरत भी नहीं थी, 2 या 4 ही शॉट्स हैं जो एक्चुअल टाइगर के आपको पूरी पिक्चर में देखने को मिलेंगे और वो वीएफएक्स से ठीक ठाक तरीके से पुल ऑफ करे गए। 1-2 हफ्ते पहले कुछ पब्लिशिंग हाउसेज ने यह भी छापा था कि क्या शेरनी 2021 की इंडिया की ऑस्कर एंट्री हो सकती है जैसे न्यूटन थी 2017 में। तो इसके लिए गाइस मैं यही कहना चाहूंगा पिक्चर देखने के बाद कि चाहे ये ऑस्कर जाए या ना जाए, इट इज अ वेरी वेल मेड मूवी और आप एक बार तो परिवार के साथ बैठ के इस पिक्चर को देख ही सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलेगा इस पिक्चर से। और अगर आप इसके साथ साथ कुछ और देखना चाहते हैं तो ये 5 रिकमेंडेशंस देख लीजिए। खामोशी, माय ब्रदर निखिल, अ टेल ऑफ 2 सिस्टर्स, एवोल्यूशन एंड आई सॉ द डेविल। तो भैया ये जाके देखिए। मैं चला एक और पिक्चर देखने टाइगर वाली, इस काल में हम तुम करें धमाल। लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर आपको अच्छा लगे।